साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज के पीपीटी में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे। आप शांतिपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। मैं सिर्फ आपके 10 मिनट मांग रहा हूँ। जो जानकारियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कोई भी आपको ये जानकारी इफेक्टिव वे में नहीं देगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेंस राइट अपनी नॉलेज को अपडेट करे और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दें। और अल्टीमेटली जो संघर्ष है ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। आप आए दिन पढ़ रहे हैं अखबारों में कि लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं। अल्टीमेटली उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, जिस कारण वो जो है मारे जा रहे हैं। पर अगर आप जिंदा हैं तो आप खुश नसीब हैं। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि अभी तक आप जो है बचे हुए हैं। दुष्ट महिलाओं ने जो उनका नेगेटिव प्रभाव है वो आप पर नहीं डाला। मीन्स आपको सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं करा, आपको जो है जान से नहीं मारा। अल्टीमेटली अगर हम सेफ हैं तो जो रणनीतियाँ हैं उसके आधार पर काम करेंगे और ख़ुद को भी बचाएंगे और जो दूसरे हैं उनको भी जो है बचाएंगे। तो आज कर्तव्य है मेंस राइट का कि खुद भी अपने आप को अपडेट करें, दूसरे जो लोग हैं उसको भी जो है अपडेट करें। इसलिए एक फटाक से आप जो है नोटबुक ले आइए, एक पेन ले आइए और स्टेप बाय स्टेप जो है हम टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। टॉपिक क्या है? न्यू वे ऑफ गिविंग द मेंटेनेंस। मैंने एक बात लिखी है, पे इन इंस्टॉलमेंट, अब पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। स्क्रीन पे जो है आपको दिख रहे हैं 3 फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ नंबर 1 है ये सीन है देश के आम आदमी का। बेसिकली वो शादी कर लेता है, उसको मेंटेनेंस प्लानिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसको पता ही नहीं कि कैसे रखना है वाइफ को। भाई देखो, आप सबका प्लानिंग किया कि शादी कर ली, वाइफ को अच्छा रखेंगे, अच्छा खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, यही तो होता है। पर साथियों ये प्लानिंग नहीं है, ये बेसिकली एक मोड है टू कीप द वाइफ इन अ गुड पोजीशन। इट इज़ अ वे ऑफ बेस्ट अकोमोडेशन। पर आप चाहते हैं खुद को सेव करना तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल्स को जो है अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने फाइनेंशियल्स पे ध्यान नहीं दिया, वर्कआउट नहीं करा, अल्टीमेटली कोर्ट केस होंगे, पैसा भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा और प्रॉपर्टियाँ भी जाएंगी। आप चाहते हो सब कुछ चला जाए? नहीं ना। तो अपनी सोच को जो है आपको अब परिवर्तित करना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ नंबर 3 में सज्जन दिखाए गए हैं उनकी तरह बनना पड़ेगा। ये जो बंदे मैनेज कर लेते हैं फाइनेंशियल्स को, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो घर में हो, तो वो तो आज भी बचे हुए हैं। पर जिन लोगों का मैनेजमेंट बिल्कुल वीक है, जिन लोगों को कुछ भी करने का शौक़ नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में वो जो है बहुत दुख पा रहे हैं। इसलिए आपको ये बात समझना होगा कि जो सज्जन है फोटो नंबर 2 में, उनकी तरह कुछ प्लानिंग जो है करनी पड़ेंगी आपको। अदरवाइज आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी कब वाइफ हत्या ले कुछ नहीं पता। मैं एक बात जो है कहना चाहता हूँ आपको कि क्या करें, व्हाट टू डू, ये बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। साथियों बेसिकली एक बात जो है समझिएगा कि वाइफ जो है जब पीयर चली जाएगी तो उसका प्राइम जो अटैक है, अगर वो साथ में नहीं आ रही है आपके, तो वो है मेंटेनेंस केस। मेंटेनेंस के माध्यम से वो ये चाहती है कि उसका अधिकार उसको मिल जाए। और वो अधिकार क्या है कि जिस लेवल का अकोमोडेशन आप एंजॉय कर रहे हो उसको वैसा का वैसा जो है अकोमोडेशन मिल जाए। लड़की अमूमन 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक क्लेम कर लेती है। तो मांगने में क्या है, जो मांग लो बेटर। पर साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि रजनीश वर्सेस नेहा में एक बात लिखी गई है, ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका तारीख है 4/11/2020। उसमें ये बात लिखी गई है कि जो मेंटेनेंस है इट शुड बी रीजनेबल है, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 25% की हद तक जो एक मैक्सिमम लिमिट है वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और अगर बच्चा साथ में उसके है देन 33%। तो उसको जो है जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि उसको हायर साइड पे जो है मेंटेनेंस क्यों चाहिए। देखो वाइफ की जो क्वालिफिकेशन है, जो उसका प्रीवियस जॉब है, और वाइफ जो घर में बैठी हुई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेंटेनेंस को कम करने की। बट इस पर जो है कोर्ट के व्यूज़ बटे हुए। कुछ कहते हैं कि वाइफ अगर पढ़ी लिखी है शी कैन नॉट बी अलाउड टू सिट ईडियल एट होम, और कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, अगर वो पढ़ी लिखी भी है पर एक्चुअल जॉब नहीं कर रही है या उस पर कोई अन्य लाइबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर दायित्व जो है वो बनता है पति का। तो ऐसे सिनेरियो में अगर पति पे ही दायित्व बन रहा है तो पति को प्लानिंग्स करनी होगी। अगर पति प्लानिंग्स नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस के प्रति वो अलर्ट नहीं है, तो उसको भारी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ेगा। यकीन मान के चलना इस बात को। हम लोग जगते कब है? जब संबंध कोर्ट का आ जाएगा या वाइफ जो है कार्रवाई कर देगी। उससे पहले जगने में हर्जी क्या था? अगर पहले जग लिए होते नुकसान जो है कम से कम होता। साथियों ये स्थिति वैसे ही है कि जैसे एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गए, अब जग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं रात को 12-12 बजे तक। अरे आप
शुरुआत से पढ़ लिए होते तकलीफ़ कम होती। इसलिए डू योर होमवर्क फ्रॉम द इंसेप्शन। मैं एक बात जो है आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेंटेनेंस के विषय पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेंटेनेंस प्लानिंग को करने में इच्छुक नहीं है, वो बहुत दुख जो है भविष्य में पाएंगे। साथियों, मेंटेनेंस प्लानिंग का बेसिक जो रूल है वो है मेकिंग ऑफ फैमिली ट्रस्ट। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करो फैमिली ट्रस्ट को। अगर आप नहीं कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, इंडिविजुअल नाम पर है, तो वाइफ का जो है क्लेम स्टैंड हो जाएगा, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। फैमिली ट्रस्ट में क्या था कि प्रॉपर्टी का पोजीशन तो आपका रहेगा, बट ऑनरशिप जो है वो चली जाएगी किसी ट्रस्ट के पास में। और चूंकि ट्रस्ट के पास एक सेपरेट जो है पैन कार्ड है, तो उस सिनेरियो के अंदर वाइफ जो है प्रॉपर्टी को नहीं छीन पाएगी और अल्टीमेटली जिसके बेनिफिट्स के लिए प्रॉपर्टी है वो उसी के बेनिफिट्स में जो है काम ली जाएगी। इवन कोर्ट भी जो है इंटरवेन नहीं कर सकता है। तो फैमिली ट्रस्ट इज़ अ गुड पॉइंट, गुड इंस्ट्रूमेंट टू सेव आवर प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। तो ये मेंटेनेंस प्लानिंग का भी एक हिस्सा हो गया। दूसरी बात ये है कि शुरुआत में क्या होता है कि हम विश्वास कर लेते हैं हमारी वाइफ के ऊपर, सारी संपत्तियाँ परिसंपत्ति उसके नाम से खरीदना शुरू करते हैं। नेवर परचेज एनी प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ योर वाइफ। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप बहुत बड़े संकट में हो, क्योंकि अगर डिस्प्यूट हो गया तो वो ले जाएगी प्रोटेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको बहुत ट्रबल होगा और प्रॉपर्टी छीनने में जो है आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको सिविल दावा करना पड़ेगा, उसमें फिर कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी और आपको ये साबित करना पड़ेगा इट इज़ बेसिकली बेनामी ट्रांजेक्शन। तो इतना ट्रबल ना फेस करना पड़े, नेवर डू एनी इन्वेस्टमेंट इन नेम ऑफ योर वाइफ। तीसरी बात यह है कि आप अपनी वाइफ पर जो भी खर्चे कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर अकाउंट जो है फ्रॉम इंसेप्शन मेंटेन करते हुए चलें। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास अकाउंट से नहीं क्या खर्चा करा, वो तो कहते हैं कि इस बंदे ने मेरे ऊपर एक सिंगल भाई खर्च नहीं करा। अब आप कहोगे साहब मैंने बहुत खर्चा किया, इसको अच्छा रखा, तो जब तक हिसाब किताब नहीं होगा मारे जाओगे। चौथी बात है कि इनकम और एक्सपेंसेस में आपका होना चाहिए बैलेंस। होता है क्या कि इनकम तो हम दिखाते हैं बहुत कम, एक्सपेंसेस जो है दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कोर्ट जो है आपके एक्सपेंसेस को ही आधार मान लेता है, आपकी इनकम का और खर्चे को तय करना शुरू करता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप सेक्शन 69 से इनकम टैक्स एक्ट का पढ़िए। इसलिए खर्चे अगर दिखा भी रहे, खर्चे जो है ज़्यादा है इनकम से, तो आप उधार थोड़ी पे काम कीजिए कि आपने पैसा उधार लिया अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने माता पिता से, तो वो ईजी रहेगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मेंटेनेंस को पे करने का तरीका है वो आपको चेंज करना है। उदाहरण के लिए कोर्ट ने अगर 10,000 रुपये खर्चा बांध दिया है तो आप क्या करोगे, 10,000 को पे करने में लग जाओगे। आपको ये अमाउंट जो है इन होल पे नहीं करना है, आपको ये अमाउंट जो है टुकड़ों में पे करना है। और सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि डिवाइड द अमाउंट बाय डेज। अगर हम एक एवरेज मानते हैं 30 दिन का, एक महीना, तो हम 10,000 को डिवाइड करेंगे 30 से, अमाउंट आ गया 333 रुपीज़। तो आपको ये पर डे पे करना है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 आवर से, तो अमाउंट जो है बहुत कम हो जाएगा, 11 से 12 रुपये के बीच में। अब ये अमाउंट जो है आपको पे करना है। तरीका क्या है, बहुत सिंपल, एक सेविंग खाता खोलो बैंक में, उसमें 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। अब ये 10,000 रुपये जो है आपको टुकड़ों में पे करना है। कभी 100 रुपया, फिर आपकी इच्छा हुई दोपहर में 50 रुपया, फिर इच्छा हुई आपको 10 रुपया, फिर नेक्स्ट डे जो है आपने पे कर दिया 4 रुपया। टुकड़ों में जो है इसको पे करो। जितना टुकड़ों में पे करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। और ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला, एडवांस टैक्स थ्योरी से। जब हम एडवांस टैक्स टुकड़ों में भर सकते हैं, आपत्ति गवर्नमेंट को नहीं है, तो इस तरह से हम एडवांस मेंटेनेंस भी जो है भर सकते हैं, कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट कहता है कि जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले अमाउंट पे हो जाना चाहिए। जो भी अमाउंट पे हुआ है उसका अकाउंटिंग कौन कर रहा है आपके लिए, बैंक। सारा अमाउंट जो है आपने पे कर दिया, अल्टीमेटली लड़की को जो है हिसाब किताब बताना पड़ेगा कोर्ट को, और अगर वो हिसाब नहीं मिला पा रही है तो फिर वो भुगते हैं, हम क्यों भुगते हैं। हमारे पास तो पूरा हिसाब है, बैंक का स्टेटमेंट है, जब भी कोर्ट मंगाएगा हम लोग पेश कर देंगे। सब 10,000 आपने माना था और 10,000 जो है हमने इमीडिएटली इसको पे कर दिया, बट जो उसका मोड था वो टेक्निकल था, तो जिस वे में हमने पे किया है वो सारे सबूत जो है हम पेश कर रहे हैं। नाउ नथिंग इज़ ड्यू। क्लियर है बात ये। एक बात जो है दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो भी मेंटेनेंस जो है हम पे कर रहे हैं हमारी वाइफ को, बेसिकली उसको कम करने का एक ही रास्ता है कि हमें काम करना पड़ेगा असेसमेंट थ्योरी के ऊपर। असेसमेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का। अगर आप लोग सैलरी पे हो तो बहुत कम स्कोप होता है वहाँ पर डिडक्शंस क्लेम करने का, क्योंकि टैक्सेशन में ही डिडक्शंस मिलते हैं। बाकी HR अलाउंस हो गए या अदर अलाउंस हो गए, उसमें गवर्नमेंट जो है अब इतना इंक्लाइन नहीं कर रही है बेनिफिट्स कंसर्न एम्प्लॉयज़ को। और इसके अलावा जो PF बेनिफिट्स हैं उसको भी जो है डिडक्शंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में एक बड़ा खर्चा बनने की स्थिति है एज़ कम्पेयर टू अ बिजनेसमैन। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए सैलरी से मेरी इनकम जो है महीने की है 1 लाख रुपए, मेरी वाइफ ने केस कर दिया तो मोटा मोटा मुझे 20,000 से 25,000 रुपये खर्चा उसको देना पड़ेगा। पर अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं क्या करूँगा, इनकम को ले जाऊँगा अपनी फॉर्म्स के अंदर। मैं फॉर्म्स खोल सकता हूँ, LLP कंपनी या एक पार्टनरशिप फॉर्म।
तो ऐसे सिनेरियो में अगर पैसा चला गया इन फर्मों के पास में, तो वहाँ से मैं सैलरी ड्रॉ कर लूँगा 10,000 रुपये, और 10,000 लाइबिलिटी कितनी आएगी, मात्र 2 से 2,500 रुपये। तो कहाँ 20,000 रुपये और कहाँ 2,500 रुपये, दिन रात का अंतर है। तो ये भी एक पार्ट है मेंटेनेंस प्लानिंग का। इसके अलावा आप लोग जोड़ दीजिए पेरेंट्स के नाम पे FDR कराने का, और FDR की जो इंटरेस्ट है उसको कराइए एडजस्ट टूवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑर्डर, उससे भी जो है आपको राहत मिलेगी। उदाहरण लेते हैं अपन, मान लीजिए किसी केस में कोर्ट ने खर्चा बांध दिया आपका 20,000 रुपया, सिंपल है, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये हो गया 2,40,000 रुपया। अब इसको ख़त्म करने के लिए इस ऑर्डर को करना क्या है कि आप कराइए FDR अगर पैसा है अपने पेरेंट्स के नाम पे, उससे जो है बैंक का ब्याज आएगा, और चूँकि पेरेंट्स जो है वरिष्ठ नागरिक हैं तो टैक्सेशन का भी जो इशू है बहुत मिनिमल लेवल पे है, तो TDS भी नहीं कटेगा, और अल्टीमेटली जो ब्याज आएगा उस ब्याज को हम कराएंगे एडजस्ट अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर। उदाहरण के लिए 20 लाख रुपए की FD है, तो 7% से निकालते हैं ब्याज, तो ये आ जाएगा 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 तो बैंक ने पे कर दिया आपका अगेंस्ट दैट ऑर्डर। तो अब कितना डिफरेंस जो है पे करना है आपको, 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 आपको जो है पे करना है 1 साल में, तो उसको फिर डिवाइड कर देंगे 12 से, तो अमाउंट जो है लगभग 8,000 रुपये के आसपास से, तो बहुत एक छोटा अमाउंट हो गया। तो कहाँ 20,000 रुपये और कहाँ आपने उसको कन्वर्ट कर दिया 8,000 में। तो ये भी एक पार्ट है मेंटेनेंस प्लानिंग का। तो इस तरीके से हमको जो है मेंटेनेंस पे करना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारे राइट्स जो है अफेक्ट ना हो। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शादी से पहले हर मर्द जो है शेर है, शादी के बाद हर मर्द जो है चूहा है, पर चूहा बोरी नहीं उठा सकता तो फाड़ तो सकता है मेरे भाई। तो हमें जो उनका बैड इंटेंशन है, जो एक्सटॉर्शन करने की नीयत है, उसको हमको हिट करना पड़ेगा बाय आवर ऑन इंटेलिजेंस। बोरी नहीं उठा पा रहे हो, बोरी फाड़ दो। तो उसका रास्ता क्या है कि आपको जो मैंने पैटर्न्स बताया अभी, उस पर जो है काम करना पड़ेगा आपको। तो पहला पैटर्न, ये प्राइम पैटर्न क्या है, पे इन द इंस्टॉलमेंट। दूसरी बात सेल्फ असेसमेंट। तीसरी बात है कि कोशिश करो कि बिजनेसमैन रहो, सैलरी वालों का स्कोप जो है बहुत कम है। चौथी बात है कि वाइफ जो है बेरोजगार लेके मत आओ। पांचवी बात यह है कि अगर वाइफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उसका डाटाबेस जो है इकट्ठा करके रखो। इसके अलावा जो भी आप खर्चे कर रहे हो वाइफ के ऊपर, उसका डाटा मेंटेन कर लो। कोई भी अमाउंट जो है वाइफ से रिवर्स अपने खातों में मत लो। इवन जो आपके साले हैं, साडू साहब हैं, या और कोई लोग हैं इन लॉज में, उनसे कोई पैसा खातों में नहीं लेना आपको। और इसके अलावा जो भी आपकी इनकम आ रही है उसको आप डाइवर्जन्स देने का जो है प्रयास करो। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि मैं सैलरी भी कमा रहा हूँ और मेरी इनकम है 1,00,000 रुपया, तो आप पेरेंट्स को जो है अमाउंट देने का प्रयास करो एज मेंटेनेंस। और अगर पेरेंट्स अर्न भी कर रहे हैं, इनकम उनकी भी हो सकती है, पेंशन भी उनकी हो सकती है, तब भी जो है आपका एक नैतिक दायित्व है कि आप अपने पेरेंट्स को मेंटेन करो। जो भी अमाउंट पेरेंट्स को दे रहे हो, इस पर अपने को डिडक्शन मिलेगा। जो भी आपके अपने खर्चे हैं उस पर डिडक्शन मिल जाएगा मेंटेनेंस क्लेम के अंदर। और इसके अलावा जो टैक्स की लायबिलिटी है जो आप पे कर रहे हो, ये भी आपके डिडक्शंस में जो है कवर अप होगी, तो उसका भी जो है अपन बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने को प्लानिंग करना है और प्रॉपर्ली जो है मैनेज करना है अपने केस को। और देखो, आप केस हो जाने के बाद जगोगे, फिर आप जाओगे एडवोकेट के पास में, तो सिंपल शॉर्ट आपका रिप्लाई आएगा और सेट पैटर्न में जो है गाड़ियाँ लड़की ले आएगी। तो उससे ना फ़ायदा आपको है, ना कोई आपको इफेक्टिव रेमेडी जो है कोर्ट से मिलेगा। तो इफेक्टिव रेमेडी चाहिए तो शुरू से काम करना पड़ेगा एंड अलर्ट फ्रॉम द इंसेप्शन। भाई शादी आपने कर ली, और शादी के बाद आपका दिमाग में प्लानिंग्स हैं कि लड़की जो है अगर अच्छी आएगी तो परिवार जो है वो संभाल कर रखेगी, सबके साथ जो है अच्छा बिहेवियर करेगी। बट जब उल्टा हो जाएगा कार्यक्रम, तब कोई साथ देगा नहीं आपका। तो बिलीव ऑन माई वर्ड्स एंड वर्क ऑन द फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मुसीबत मान लीजिए किसी पर आ गई, कभी भी आ सकती है, तो ये तो है नहीं कि हमने कोई इंश्योरेंस करा रखा है तो हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो एक हैबिट डालिए कि हर महीने 4 से 5,000 रुपये अपने सेविंग खाते में ट्रांसफ़र करो, और एक बड़ा फंड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब मुसीबतें आएंगी तो एडवोकेट फ़ी पे करनी है आपको, या अन्य खर्चे आपके हैं, तो ये जो आपका अकाउंट्स है ये आपकी काफ़ी हेल्प जो है करने वाला है। तो हैबिट तो हमको बनानी पड़ेगी। अगर अब भी हमने हैबिट नहीं बनाई और पुराना पैटर्न जो है फॉलो किया, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है बात ये? तो इसलिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, पर समझदारी के साथ जितना वर्कआउट करेंगे उतना फ़ायदा है। तो इसलिए कई बार कहते हैं ना कि आपकी सेना भले कम है, पर अगर आपकी स्ट्रेटजी जो है आपके दुश्मन से बेहतर है, तो डेफिनेटली हम विन कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी जो है सामना कर सकते हैं। तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, लड़ने का पैटर्न बताया। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि करना क्या है। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि इन माशरे की तरह सिर्फ प्रश्न पूछते रह जाओगे, या प्रश्नों का जो है आप छानबीन करना शुरू करोगे, प्रश्न जो है इकट्ठे करते रहोगे, तो कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। डिस्पाइट ऑफ हैविंग क्वेश्चन, वर्क ऑन द कंसर्न केस। कहते हैं ना कि भाई नॉलेज पावर है, पर मैं बार बार कहता हूँ एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज़ द पावर। इसलिए बुकिश नॉलेज अच्छी बात है, पर बुकिश नॉलेज से परे है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल वे में जो है आप डिफेंड करो। तो जो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे बताए हैं, इसके अनुसार में जो है आपको अब होमवर्क करना पड़ेगा। अगर अब भी हम रेडी नहीं है, होमवर्क करना नहीं चाहते,
तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए अगर होमवर्क है तो बच जाओगे, अगर होमवर्क नहीं है तो वहाँ पर जो है मारे जाओगे। तो इसलिए आपके फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पर आप ध्यान दो, जो मेंटेनेंस प्लानिंग है उस पर ध्यान दो। फर्म खोलना है नहीं खोलना है, कंपनी खोलना है नहीं खोलना है, इस कॉन्टेक्स्ट में सलाह करो एक्सपर्ट से, ताकि आप अपना असेसमेंट जो है वो कम से कम कर सको एज फार एज मेंटेनेंस क्लेम इज कंसर्न, ताकि भविष्य में जो है हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इनलाइटन किया सब्जेक्ट के ऊपर।